हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग सीधी कोर से विवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि छाया क्षेत्र में जो बिंदु P स्थित था उस बिंदु पर हम लोगों ने तीव्रता निकाल ली थी, ठीक है। अब हम लोग उसका दूसरा वाला पार्ट करेंगे। छाया क्षेत्र की परिसीमा पर स्थित छाया क्षेत्र की परिसीमा पर स्थित P बिंदु पर तीव्रता, छाया क्षेत्र में तो P1 बिंदु स्थित था और छाया क्षेत्र की परिसीमा यानी कि किस तरह से, इस तरह की कोर थी। यहां पर प्रकाश जब यहां बिंदु जो था, ये वाला क्षेत्र छाया क्षेत्र था, यहां कोई P1 बिंदु स्थित था। अब हम P बिंदु पर निकाल कर चल रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पहले रेखा छिद्र S तथा कोर को मिलाने वाली रेखा पर, जिससे लाइट मिल रही है, रेखा छिद्र S जिससे लाइट मिल रही है, रेखा छिद्र S तथा कोर कौन सी, वो सीधी कोर को मिलाने वाली रेखा पर P बिंदु स्थित है। P बिंदु मिलाने वाली रेखा पर P बिंदु स्थित है, अतः P बिंदु पर परिणामी आयाम E0 से लिखेंगे तरंगाग्र के आधे भाग WO के कारण कुल आयाम इसका मतलब तरंगाग्र ऐसे है, ये W और ये W डैश और ये बिंदु है O। ये वाला हिस्सा तो सीधी कोर की वजह से छाया क्षेत्र में चला गया, यहां पर तो लाइट पड़ेगी नहीं, ठीक है, लेकिन ये वाले हिस्से से तो लाइट पड़ सकती है। ये तो होना ना होना बराबर हो गया, सिर्फ इसकी वजह से लाइट पड़ेगी, इसीलिए WO के कारण। तो क्या होगा, E0 बराबर आधे वाले हिस्से के कारण कितना, E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 प्लस E05, इस तरह से। यही आधा इसकी वजह से होगा, पर इसकी वजह से तो रुका हुआ है तो उसको तो हम लोग लेंगे नहीं। तो E0 का मान हम लोगों को याद हो तो हमने कहा था अर्धावर्ती कटिबंध सारे नहीं पढ़ने होते, परिणामी निकल जाता है पहले वाले का आधा करके, E0 1/2। ये P बिंदु पर हमारे पास परिणामी आयाम आ गया। अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता I क्या होगा, आयाम का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, यानी E0 1/2 का स्क्वायर, यानी कि E0 1 स्क्वायर बाई 4, यानी I का मान आ गया I 1/4। परिणामी तीव्रता पहले कटिबंध के द्वारा डाली गई तीव्रता के चौथाई के बराबर। नोट करो। तो ये तो बिल्कुल, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही सिंपल सा था, है ना। किससे, सिर्फ आधे वाले हिस्से को देखो और काम खत्म। नोट करो इसको।
तो ये तो सिंपल सा था, थर्ड और बचा है। अब इसका तीसरा जो पार्ट बचेगा वो करते हैं। अब प्रकाश में क्षेत्र पे बात आ जाएगी, है ना। प्रकाश में क्षेत्र जो कि उस सीधी कोर से ऊपर वाले हिस्से पर है, यानी पी भाग से ऊपर। प्रकाश में क्षेत्र में स्थित कौन से बिंदु, P2 बिंदु पर तीव्रता। अब निकालेंगे अपन ये, इसको देखिए, ऐसे सीधी कोर थी, ये बिंदु O था, लाइट ऐसे जा रही थी, ये बिंदु P था, इस पर लाइट ऐसे मुड़ी और यहां पे आके ऐसे गई, ये था बिंदु P2। इसकी वजह से ये वाला हिस्सा था O2। अब प्रकाश ऐसे जा रहा है तरंगाग्र, तो तरंगाग्र का एक भाग तो हो जाएगा WO2 और एक भाग हो जाएगा O2। ये एक मिनट, ये है O2 और ये है O, ठीक है। तो प्रकाश ये जो पूरा है ये तो है WW डैश, इसका आधा भाग कितना है WO, सिर्फ इसकी वजह से लाइट जाएगी WO2 प्लस O2O, ठीक है। बाकी नीचे तो सीधी कोर आ रही है तो इसकी वजह से लाइट नहीं जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि P2 बिंदु के लिए, चूंकि P2 बिंदु के लिए, चूंकि P2 बिंदु के लिए तरंगाग्र का ध्रुव O2 है, बता दिया था, ये रहा O2। चूंकि P2 बिंदु के लिए तरंगाग्र का ध्रुव O2 है, अतः P2 बिंदु पर परिणामी आयाम अतः P2 बिंदु पर परिणामी आयाम E0 से इसको हम दिखाते हैं, क्या होगा, तरंगाग्र के आधे भाग WO के कारण आयाम। बिल्कुल सही है, इसी की वजह से होगा, नीचे तो सीधी कोर है तो लिखेंगे तरंगाग्र के आधे भाग WO के कारण आयाम। अब WO भी दो भागों में मैंने बताया, WO2 और O2O, तो क्या लिखेंगे, E0 बराबर WO2 भाग के कारण आयाम प्लस O2O भाग के कारण आयाम, ठीक है। अब इसमें करते हैं एक एक पार्ट, पहले इतना लिखो, इसमें पहला इसका हिस्सा करेंगे। अब देखो इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए देखना है। पहला भाग देखते हैं, यदि P2 बिंदु की स्थिति इस प्रकार हो कि यदि P2 बिंदु की स्थिति
इस प्रकार हो कि यदि P2 बिंदु की स्थिति इस प्रकार हो कि O2O भाग में केवल O2O भाग में केवल एक अर्ध आवर्ती पट्टी स्थित हो, एक अर्धावर्ती पट्टी स्थित हो, तो P2 बिंदु पर परिणामी आयाम इसका मतलब समझ रहे हो, P2 बिंदु ऐसी जगह हो कि जो O2O वाला भाग है इसमें सिर्फ एक पट्टी खुली हो, इसमें तो सब कुछ मिलेगा, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक पट्टी खुली हो। नोट करो फिर आगे लिखते हैं। तो करेंगे तो देखिए, तो परिणामी आयाम क्या होगा, जो WO2 वाला भाग था उसकी वजह से तो सब कुछ ही होगा, और प्लस इसमें सिर्फ एक पट्टी खुली रहेगी, इसीलिए E01। ठीक है, तो इस वाले का जब अपन सॉल्व करते थे तो आ जाता था E01/2 और उसका E01, तो E0 क्या होगा 3E01/2 तथा P2 बिंदु पर तीव्रता होगी I बराबर इसका स्क्वायर यानी E0 का स्क्वायर यानी 3/2 E01 का स्क्वायर, तो I क्या हो जाएगा 9/4 E01 स्क्वायर यानी कि 9/4 I1। नाइन बाई 4 हो जाएगा, नोट करो। इसमें तीव्रता 9/4 यानी 2 से भी ज्यादा, यानी कि प्रदीप्त वलय बनेगी। इस स्थिति में प्रथम प्रदीप्त वलय बनेगी। इस स्थिति में प्रथम प्रदीप्त वलय बनेगी, नोट करो।
अब सेम करना है आपको क्या, यदि P2 बिंदु, अब मैं तो इसमें से मिटा के कर दूंगी, आपको दोबारा करना है। यदि P2 बिंदु की स्थिति इस प्रकार हो कि O2O भाग में दो अर्ध आवर्ती पट्टियां खुली हो या स्थित हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, E01 माइनस E02, क्योंकि दो है ना तो इसीलिए, तो इसका थोड़ा सा इसमें यहां पे चेंज आ जाएगा। अब इसको करते हैं अपन लोग सॉल्व। तो देखना यहां पे इसको सॉल्व करके तो लगभग आ जाता है E01/2 और बाकी वो बचा, सॉल्व किया 3/2 E01 माइनस E02। अबे पता है E01 जो है वो सबसे ज्यादा होता है, आयाम घटते क्रम में होता है। E02 को क्या मान लेंगे भाई, लगभग E01, तो 3/2 E01 माइनस लगभग ये भी E01, क्योंकि आयाम मान लो 10 है, फिर उसके बाद 9 है, तो 10 और 9 में तो थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है, तो इसीलिए इसको लगभग ऐसा मान लिया। तो E0 जो है वो आ जाएगा लगभग E01/2। अतः P2 पर परिणामी तीव्रता I बराबर E0 का स्क्वायर बराबर E01/2 का स्क्वायर बराबर E01 स्क्वायर बाई 4 बराबर I1/4। तो यहां पे तीव्रता कम हो गई, अतः इस स्थिति में प्रथम अदीप्त क्योंकि तीव्रता कम हो गई, अदीप्त वलय बनेगी। इस स्थिति में प्रथम अदीप्त वलय बनेगी। नोट, इस स्थिति में प्रथम अदीप्त वलय बनेगी। इससे पता क्या चला, जब एक खुल रही थी तो प्रदीप्त बन रही थी, जब दो खुल रही हैं तो अदीप्त। ऐसे ही जब 1, 3, 5, 7, 9 विषम खुलेंगी तो प्रदीप्त बनेगी, और जब 2, 4, 6, 8 सम खुलेंगी तो दीप्त बनेगी, अदीप्त बनेगी। तो लिखेंगे इसको, पहले नोट कर लो यहां तक। तो लिखते हैं तो लिखेंगे इसी प्रकार स्पष्ट है कि O2O भाग में विषम संख्या में O2O भाग में विषम संख्या में अर्धावर्ती कटिबंध या अर्धावर्ती पट्टियां भी बोल सकते हो, बंध
खुले हों तो प्रदीप्त वलय बनती है, प्रदीप्त वलय बनती है तथा सम संख्या में अर्ध आवर्ती पट्टियां खुली हों तथा सम संख्या में अर्ध आवर्ती पट्टियां या अर्धावर्ती कटिबंध खुले हों तो अदीप्त वलय बनती हैं, अदीप्त वलय बनती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली मिलेगा। तो अब करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं कि किस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा इसमें। तो इसका ग्राफ बनता है, देखिए ये एक्स अक्ष, यहां पे तो बिंदु दिखाएंगे और यहां पे तीव्रता दिखाएंगे, तीव्रता है आई। ठीक है, ग्राफ बनता है देखिए इस तरह का, ऐसे जाएगा। यहाँ पे ये हिस्सा होगा छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र पे होगा P1 बिंदु जो कि है हमारा छाया क्षेत्र, और ये है हमारा बिंदु P। ठीक है, ग्राफ जाएगा देखिए ऐसे, ऐसे इस तरह से हमें ग्राफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये हमारे पास है कौन सा बिंदु, यहाँ पे P2 बिंदु जो कि हमारा कैसा क्षेत्र है, प्रकाशमय क्षेत्र। ये जो ग्राफ है ये आप जब पढ़ोगे ना बड़ी क्लासेस में तो आपको पता चलेगा, आपको CRO पर दिखाया जाता है ऐसा ग्राफ बनाकर नहीं, आपने अगर सेटिंग ऐसी की होती है तो ग्राफ तो अपने आप बनकर आ जाता है। तो उनके CRO पे यानी कि जो भी ग्राफ पैटर्न है वो इस तरह का आता है। आपको देख के पता चलेगा कि P बिंदु पर कुछ ना कुछ तीव्रता तो है, P1 पर लगभग 0 हो सकती है और P2 पर कोई ना कोई तीव्रता ऐसे बनेगी, दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त इस तरह से। ठीक है, नोट कर लो। फटाफट एक ग्राफ बना लो। अब इसमें अपन लोगों को करना है इस टॉपिक में विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति एवं फ्रिंज अंतराल। इसी टॉपिक में है, पर ये कौन से में, सीधी कोर वाले में। ये तीनों केस तो वो पढ़ लिया। अब इसमें एक जो डेरिवेशन है वो विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति
वह फ्रिंज अंतराल विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति व फ्रिंज अंतराल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले लिखते हैं P2 बिंदु तक पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा बराबर, देखिए ये P2 था, ये O2 था, ये S था, यहां पे ये था, ये ऐसे जा रही थी लाइट यहां तक और फिर ऐसे, ठीक है, ये O था, यही था ना। हाँ, अब इनमें पथांतर किसकी वजह से आएगा, देखो इससे और इससे, क्योंकि SO को लगभग मानेगा ये SO2 के बराबर, तो पथांतर क्या आएगा, OP2 माइनस O2P2। OP2 माइनस O2P2, क्योंकि ये O2P2, ये O2 तो इसके बहुत पास है, ये O इधर से जा रहा है ना, तो ये OP2 हो जाएगा इससे बड़ा, ठीक है। तो अब अपन लोग फ्रॉम द डायग्राम चलेंगे या फिर अपन लोग इक्वेशन फर्स्ट इसको हम देते हैं। अब डायग्राम मेरे पास तो बना हुआ नहीं है, आपके पास तो बना हुआ है, ठीक है। तो अब अपन लोग देखते हैं, आप लोगों ने बनाया है S यहाँ पे था, O यहाँ पे था, P यहाँ पे था, यहाँ से लाइट ऐसे गई, ये O2 था, ये P2 था और लाइट ऐसे जा रही थी, सही है। अब अपन को इसमें से सबसे पहले तो वैल्यू निकालनी है किसकी, OP2 की, यानी कि इसकी। यहाँ हमें पता है ये डिस्टेंस जो है वो B है और P की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है X है, तो ये पाइथागोरस से एक तरह से सॉल्व हो सकता है। ये जो है अगर मैं P पॉइंट ये मानूँ तो ये B हो गया और ये X हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √B² प्लस X² हो जाएगा कि नहीं। तो अपन लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं, चित्र से कर्ण का स्क्वायर यानी कि OP2 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी PP2 का स्क्वायर, यानी OP2 स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर यानी B² और इसकी वैल्यू है X, तो ये हो जाएगा X²। यहां से हम लोग ले लेते हैं B² कॉमन, यहां बचा 1 प्लस X² अपॉन B²। अब इस पर बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे इसका अंडर रूट को सॉल्व किया तो OP2 बराबर B1 प्लस X² अपॉन B² की पावर 1/2। द्विपद प्रमेय से सॉल्व करते हैं, B ये 1 प्लस X² अपॉन 2B², उच्च पदों को तो नगण्य मान लेंगे, B से गुणा करेंगे तो OP2 आएगा B प्लस X² अपॉन 2B, समीकरण 2। नोट करो, नोट करो फटाफट। इसी तरह से हम लोग अब O2P2 निकालेंगे, तो देखिए O2P2 के लिए ये तो हो जाएगा आधार जो कि है A प्लस B और ये हो जाएगा लंब यानी X²। तो आप क्या करेंगे,
तथा O2P2 का स्क्वायर बराबर O2P2 का स्क्वायर, O2 ये P2, यही था ना, इस तरह से ये P, यहाँ पे 1 मिनट रुको, ये S था, ऐसे लाइट जा रही थी, ये O2 था, ये P2 था, ऐसे ही था ना, और ये यहाँ पर था, ये पॉइंट था P, ये हो गया X। ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, A प्लस B, क्योंकि स्रोत की पर्दे से जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, A प्लस B दे रखी है। तो देखिए इसमें से sp2 में से SO2 को हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें। देखिए ये S है, ये O2 है और ये P है, P2। तो O2P2 कैसे निकलेगा, sp2 माइनस SO2, ठीक है। तब करते हैं, मिटाई देती हूँ इसको ना। देखो O2P2 बराबर sp2 माइनस SO2। अब देखो sp2 ये तो कैसे निकलेगा, ये P, ये A और ये B, ये तो A प्लस B हो गया और ये X हो गया, तो sp2 क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, वो लंब का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, यही आएगा ना sp2 की वैल्यू, ठीक है, माइनस SO2, ये जो है वो लगभग A के बराबर होगा। देखो ये O बिंदु है, ये लगभग इसके बराबर माना था हमने पहले भी, तो ये हो गया A। द्विपद प्रमेय से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेती हूँ पहले मैं, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन आया तो बाहर आ जाएगा x, यहाँ पे बचा 1 प्लस अभी तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, नोट करो एक बार। इसमें से एक काम करना, अभी रुको 1 मिनट, इधर तक करो पहले, इसको मत करो अभी। यहाँ से अपन लोग a प्लस बी कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ से हम लोग लेंगे a प्लस बी का स्क्वायर कॉमन। a प्लस बी का स्क्वायर कॉमन लेंगे 1/2 की वजह से a प्लस बी, यहाँ पे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस a। अब इसको करते हैं द्विपद प्रमेय से सॉल्व। यहाँ से द्विपद प्रमेय लगाते हैं, यहाँ पे 1 प्लस, इसको आगे ले लो, यहाँ पे माइनस a गुणा किया, इसको गुणा किया, बी स्क्वायर है ना, माइनस a से a कट गया, तो O2P2 की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी, इक्वेशन 3। नोट करो, समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख देंगे तो पथांतर आ जाएगा हमारे पास।
लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर OP2 माइनस O2P2, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? OP2 की वैल्यू थी x प्लस नहीं b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b, माइनस करेंगे b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 a प्लस b, b से b कैंसिल, एलसीएम लो 2b a प्लस b, यहाँ से 2b गया a प्लस b मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, माइनस 2a प्लस b आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू b, सॉल्व करो एक्स स्क्वायर b से एक्स स्क्वायर b कैंसिल, ए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2b a प्लस b, ये क्या आया है? ये आया है पथांतर, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2b a प्लस b। समीकरण 4 इंपॉर्टेंट है, नोट करो, क्योंकि अगली क्लास में हमें इससे आगे का चलना है, यानी कि जब प्रदीप्त वलय कब होगी? जब पथांतर का मान कितना हो। अदीप्त वलय कब होगी? जब पथांतर का मान कितना हो। अभी हमें जनरल पथांतर का मान आया है ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2b प्लस b। ए जो है वो उस कोर की किससे? स्रोत से दूरी है, और जो b है वो उस कोर की पर्दे से दूरी है, नोट करो, और x है p और p2 के बीच की दूरी, नोट कर लो फटाफट।